हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रौनक में। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1 में है रियल नंबर। तो रियल नंबर चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक सी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी बेसिक जानकारी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 1 रियल नंबर का। तो रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, और इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो रियल नंबर क्या होता है? तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब ये परमेय और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं वो हम आगे देख लेंगे। और एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर रखा जा सकता है। जैसे कि ये हुआ नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऑल नंबर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस में इनफाइनाइट तक आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आर कॉल्ड पूर्णांक, आर कॉल्ड इंटीजर्स या पूर्णांक। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc। आगे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, और नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 डैश डैश टू इनफाइनाइट। यहाँ पे ध्यान देंगे नेचुरल नंबर में 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। आगे है होल नंबर, जिसे हम डबल से डिनोट करते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। 0 along with all natural number are together called whole number, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को पूर्ण संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 टू इनफाइनाइट। अब इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। A number which is divisible by 2 and generates a remainder of 0 is called an even number, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो और शेष 0 उत्पन्न करती हो उसे सम संख्या कहा जाता है। एंड नेचुरल नंबर of the form of 2n are also called even numbers. For example, n equal to 1, तो 2n equal to 2 into 1 equal to 2, n equal to 10, तो 2n equal to 2 into 10 equal to 20. It is also a even number. ये भी सम संख्या है। आगे देखते हैं। अगला नंबर है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। तो नेचुरल नंबर्स of the form 2n minus 1 are called odd numbers, and also that number which is not divisible by 2 is also called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7 dash dash to infinite, 9, 13, 37, 93, 100,
7, it is also an odd number. Here 2n minus 1, where n equal to 1, 2 into 1 minus 1 equal to 1. n equal to, यदि हम 50 भी लेते हैं तो 2 into 50 minus 1 equal to 100 minus 1 equal to 99. It is also odd number and it is also odd number. Remember this, यानी इसे याद रखें, all natural numbers are whole numbers, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। कैसे? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्लस में इनफाइनाइट तक जा सकती है। वहीं प्राकृतिक संख्या जो होती है वो आपका 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जा सकती है, जो कि इसी होल नंबर में आ सकता है। आगे है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या है? पूर्णांक हैं। कि पूर्णांक इंटीजर माइनस में इनफाइनाइट से प्लस में इनफाइनाइट तक जा सकता है, और होल नंबर तो प्लस से 0 से स्टार्ट हो ही रहा है। आगे है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी जितने के पूर्णांक हैं वो सभी एक रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे बोला गया है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं भी होती है। समझ गए? आगे देखते हैं। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers, यानी कि वो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हो और एक या स्वयं अपने आप से डिविजिबल हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्राइम नंबर्स है ओनली 2 फैक्टर्स। तो अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी एक तो एक और दूसरा वो संख्या अपने आप से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 2, 3 इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 3। यदि हम 17 भी लेते हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 एंड 17। 29 भी लेते हैं, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ओनली 1 and 29, that is prime number. Here 1 is not a prime number as it has only one factor. तो एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक फैक्टर ही है, और प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 एंड दूसरा इटसेल्फ। अगला नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो the natural numbers which are divisible by 1 itself and any other number of numbers are called composite numbers, यानी कि वो प्राकृतिक संख्याएं जो एक से विभाज्य हो, अपने आप से विभाज्य हो और किसी दूसरे नंबर या दूसरे नंबर्स से क्या हो, संख्या या संख्याओं से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10। यहाँ यदि हम 10 की बात करें तो 10 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 10 से डिविजिबल है, यानी 1,
एंड 10 छोड़ने के बाद भी वो 2 एंड 5 से डिविजिबल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें 20, तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से एंड 20 से। तो 1 एंड इटसेल्फ यानी 20 छोड़ने के बाद भी 2, 4, 5, 10 से डिविजिबल है। समझ गए? तो आगे है नोट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी हो जाता है बहुत। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी एक नहीं तो प्राइम संख्या है और न ही कंपोजिट संख्या है, यानी कि न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, जो हम लोग पीछे देखे थे, जिसके बारे में बात हुई थी, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where q equal to not 0 आर रेशनल नंबर्स। तो वो सभी वास्तविक संख्याएं जिसे हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/8, 1/2, 2/6, 5, बिकॉज 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 9 या 900 ऑल्सो, क्योंकि 900 को भी हम लोग 900/1 लिख सकते हैं। नोट, ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर, यानी सभी पूर्णांक को, इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ बता दिया है, 5 को हम लोग 5/1 करके लिख सकते हैं, 900 को हम लोग 900/1 करके लिख सकते हैं। ठीक, आगे है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि इसको यदि हम दशमलव प्रसार करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका जो दशमलव में मान आएगा वो टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक, अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगला नंबर है इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग क्यू नोट से डिनोट करते हैं। आगे बोला गया है इरेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर which cannot be expressed in the form of p by q and whose decimal expansion are only non-terminating and non-recurring, यानी कि वो वास्तविक संख्याएं जिसे p by q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और जिनके दशमलव विस्तार गैर समाप्ति या गैर आवर्ती होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में हम लोग कुछ देर में आगे देख लेंगे। और है रूट्स ऑफ प्राइम्स लाइक √2, √3, √5, √17, √101, इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, जिसे याद रखना है। अगला नंबर है, आगे बोला गया है उसी के बारे में, द प्रोडक्ट ऑफ एंड कोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल, यानी कि उसके हम the product and quotient of a non-rational and irrational number are irrational, जैसे कि √p is a irrational number when p is a prime number। ठीक, और यदि 7 की बात करें 7 की, तो 7 is a prime number but √7 is a irrational number।
आगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल दैट एंड्स एट अ सर्टेन पॉइंट। टर्मिनेटिंग दशमलव वो दशमलव है जो कहीं ना कहीं खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.2, 2.56 एंड सो ऑन। यानी कि 0.2 और 2.56 यदि हम 2 से 7 में डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 1, तो यहाँ पे डेसिमल 0 आ जाएगा और 2 5 जा 10। यानी ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग है, यानी जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट जाए और कटने के बाद कटने से पहले उसमें जो है ये नंबर दोहराना नहीं चाहिए। तो जब इसे कट जाएगा तो वैसे ये नंबर क्या होगा, नहीं दोहराएगा, यानी ये रिपीट नहीं होगा। आगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल वेयर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स डोंट टर्मिनेट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जो दशमलव के बाद कभी हम उसको खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 0.3333 एंड 0.1313523 और 5343 डैश डैश डैश। तो न ये कभी इंट होगा और न कभी ये इंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 10 में तो 3 3 जा 9 1 डेसिमल डालेंगे 0 आएगा, 3 जा 9 1 फिर 1 0, 3 3 जा 9 1 फिर 1 0 फिर 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 0 3 3 जा 9। ये जो है चलता रहेगा बट कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी प्रकार के जो भी एग्जाम्पल ऐसे होंगे उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जो भी नंबर इस प्रकार से होंगे उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या क्या हो सकते हैं, तो वो रिकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, रिकरिंग है, यानी बार बार वही आ रहा है, बट यहाँ पे नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग अ पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इंडिफाइनेटली, यानी क्या होगा, दशमलव के बाद कोई ना कोई ऐसा पार्ट आएगा, भाग आएगा जो बार बार रिपीट होगा। जैसे कि 0.142857, यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया 142857, फिर यहाँ पे वही होगा 142857, नेक्स्ट भी 142857, और ये चलता रहेगा जब तक हम करते रहेंगे। आगे है नॉन रिकरिंग, तो नो पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इनडेफिनिटली। यहाँ पे क्या होगा, उसका डेसिमल के बाद वाला कोई भाग रिपीट होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल यदि हम पाई की बात करें, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.1415926535 और आगे इसी तरीका से चलते रहेगा, ये भी इंट नहीं होगा। ठीक समझ गए, तो आगे देखते हैं। आगे है चेक कैसे करना है इफ गिवन डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और नॉट, यानी कि जो भी नंबर दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके कुछ कंडीशन है, बोला गया है इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग ए बाई बी या पी बाई क्यू कोई भी बोले, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन वुड टर्मिनेट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड। तो जो दोनों कंडीशन नीचे दिया गया है वो दोनों कंडीशन को यदि वो सेटिस्फाइड कर देता है तो उसका मतलब वो जो नंबर होगा उसका डेसिमल प्रसार जो होगा वो टर्मिनेट होगा। जैसे पहला जो है कंडीशन वो है HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, यानी जो नंबर दिया रहेगा उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5, और बी का अगर हम लोग यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 and 5 के फॉर्म में आना चाहिए, डेट इज बी इक्वल टू 2m इंटू 5n। यहाँ m कुछ भी हो सकता है और n कुछ भी हो सकता है, वेयर आइदर m और n
और बोथ कैन 0, जहाँ पे m और n या m और n दोनों 0 हो सकते हैं। If the prime factorization of b contains any number other than 2 or 5, then the decimal expansion of that number will be recurring। और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे b का यानी कि डिनोमिनेटर का, तो 2 और 5 के बाद कोई ना कोई एक्स्ट्रा नंबर और आ जाए तो उसका मतलब उसका जो डेसिमल प्रसार होगा वो क्या होगा, रिकरिंग वाला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/40, तो 1/40 को हम लोग डायरेक्ट डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.025 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो बिकॉज इसका HCF भी कितना होगा, एज द HCF ऑफ 1 and 40 इज 1, तो 1 और 40 का डेसिमल भी कितना होगा, 1 होगा। और इसकी अगर हम डिनोमिनेटर यानी कि 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसको हम 23 इंटू 23 नहीं है 2^3 इंटू 5 1 लिख सकते हैं, यानी कि 8 इंटू 5, तो 8 को ये और 5 को ये, जो कि 2 और 5 के किस चीज में है, फॉर्म में है, तो यानी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आगे है 3/7, यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.428571 इज अ रिकरिंग डेसिमल। इसके बाद फिर से यही आने लगेगा एज द HCF, तो इस दोनों नंबर का जो HCF लेंगे वो क्या होगा, 3 and 7 होगा, एंड 3 and 7 का 1 एंड डिनोमिनेटर 7 इज इक्वल टू 7 के पावर क्या होगा 1 लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, इसका जो डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा। समझ गए, आगे देखते हैं। अब हम लोग को एक्सरसाइज 1 में ये थ्योरम पढ़ना है, तो इसके बारे में यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये कैसे होता है। तो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a। जैसे कि इसको इसके फॉर्म में जो भी हमारा नंबर दिया रहेगा उसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, और तब तक लिखेंगे जब तक कि हमको रिमाइंडर यानी इसका वैल्यू 0 नहीं आ जाए, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा बट b से छोटा, और 0 के बराबर भी हो सकता है और b से के बराबर भी हो सकता है। नोटिस दिस, इच टाइम r इज लेस देन b, यानी कि हर एक बार r जो होगा b से क्या हो सकता है, छोटा होगा, एंड इच q एंड r इज यूनिक, और जहाँ पे q और r दोनों क्या होगा, खास होंगे। दिस लेमा इज एसेंशियल इक्विवेलेंट टू डिविडेंड, इसी को हम लोग जो होगा जो हम लोग पढ़ते थे डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो उसके बराबर होगा, तो इसको हम डिविडेंड बोलेंगे। ये जो हुआ वो डिविजन हुआ, ये कोशिएंट हो गया, ठीक, यानी कि ये डिविजर, ये डिविडेंड, ये डिविजर, ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे वर्ड शब्दों में हम बात करें, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ डिविडेंड एंड अ डिविजर द कोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर गोइंग टू बी यूनिक, ये जो प्राप्त करेंगे वो सब क्या होगा, यूनिक होगा। अब है एप्लीकेशन लेमा, उसको हम कैसे करेंगे। ऐसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उपयोग किसी भी दो नंबर का HCF फाइंड करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड HCF ऑफ 56 एंड 72, तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टेप्स जो है, अप्लाई लेमा टू 56 एंड 72, तो यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, छोटा नंबर को बाद में। तो टेक बिगर नंबर एंड लोकेट बी, तो ये 52 और 72 एंड 56, तो 56 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 72 के लिए 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 16 इक्वल टू 0 तो आया नहीं, उसका मतलब और नीचे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। तो आगे हम लोग 56, अब ये जो था उसको हम लोग तोड़ेंगे,
एज न्यू डिविडेंड एंड 16 इज द न्यू डिविजर। तो यहाँ पे 56 जो था वो हो जाएगा न्यू डिविडेंड एंड रिमाइंडर जो 16 था वो अब हो जाएगा नया डिविजर। तब 56 को तोड़ेंगे तो 56 को लिखेंगे 16 इंटू 3 यानी कि 48 प्लस 8। फिर 8 इक्वल टू 0 नहीं आया, उसका मतलब फिर से ये होगा टूटेगा। अब जो है 16 जो हो जाएगा वो आपका नया डिविडेंड हो जाएगा एंड 8 जो है वो आपका नया क्या हो जाएगा डिविजर हो जाएगा। तो 16 को न्यू डिविडेंड और 8 को न्यू डिविजर के रूप में लिखेंगे तो 16 इक्वल टू लिखेंगे 8 इंटू 2 प्लस 0 यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है और आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा यही 8 हो जाएगा। यानी कि डिविजर जो था लास्ट टर्म में जबकि रिमाइंडर क्या आ रहा था 0 आ रहा था वही आपका क्या होगा रिमाइंडर, वही आपका आंसर HCF होगा। समझ गए? नहीं समझिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आगे देखते हैं। वही बात आगे लिखा गया कि सिंस रिमाइंडर इज 0 डिविजर 8 वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ऑल द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर, यानी सिर्फ जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए लागू होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, यानी जितने भी ये पूर्णांक होंगे सिर्फ 0 को छोड़ के सब पे क्या होगा ये लागू होगा। ठीक, अब है एल्गोरिथम टू लोकेट HCF एंड NCF अप टू मूव और मोर पॉजिटिव इंटीजर। तो इस वाले में एक जो होता है फैक्टराइजेशन वो है कि फैक्टराइज each of the given positive integer and express them as a product of power of primes in ascending order of magnitude of primes। तो हम लोग क्या करेंगे जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और उसको फिर हम उसके पावर के रूप में असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हुए लिख लेंगे। दूसरा है टू फाइंड HCF आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर एंड फाइंड द लिस्ट पावर एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट HCF। यानी HCF को क्या करना है ज्ञात करने के लिए हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर जो होगा उसको देखेंगे और उसमें जो लिस्ट पावर होगा उसको गुना करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा स्टेप है टू फाइंड LCM, फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एंड देन मल्टीप्लाई देम टू गेट LCM। तो हम लोग क्या करेंगे जो भी नंबर आएगा उसके सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यानी सबसे पावर ज्यादा किसका है उस नंबर को देखेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि यदि हम 12 लेते हैं और 15 लेते हैं, 12 को क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 3 जा 12, इसको लिखेंगे 3 5 जा 15, यानी कि इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। तो HCF में क्या बोला गया था जो क्या होना चाहिए कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो कॉमन क्या है 3 और 3 के पावर 1 3 का पावर 1, यानी कि 3 वही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और एलसीएम में बोला गया था ग्रेटर जो नंबर है उसको और जो बचा उसको, तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है इसमें 2 इंटू 2 2 की पावर 2 इंटू उसके बाद क्या बच गया 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। ये क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक, आगे है टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर। कैसे हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है, तो उसके 2 स्टेप्स यहाँ है। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जो होगा या घटाव सम और डिफरेंस कुछ भी वो क्या होगा इरेशनल यानी कि अपरिमेय ही होगा। एंड द प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो इसका जो नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एंड कोशिएंट जो होगा वो भी क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा। To determine the nature of decimal expansion of rational number,
तो कैसे पता करेंगे कि वो जो रेशनल नंबर है उसका नेचर कैसा। तो लेट x इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी कि इसका डेसिमल प्रसार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n m एंड n आर नॉन नेगेटिव। तो ये पहले ही हो चुका है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है, 2 टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 यानी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 3 है, इसको हम लोग 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 2 का पावर 3 तो 8 होगा ही, इसका मान भी कितना होता है, 8 होता है। और इसका किसी भी चीज़ का पावर, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि इसको हम 8 लिख सकते हैं। तो अगर जो पीछे हम जो बताए थे कि उसका डिनोमिनेटर 2m और 5n के रूप में रहना चाहिए, तो यदि सिर्फ डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में रहे और इसके अलावा कुछ नहीं रहे तो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा में 5 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसमें हम 5 का पावर सिर्फ कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, और वो जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। और यहीं पे बोला गया है 5 का पावर 2 को हम लोग 5 का पावर 2 तो लिख ही सकते हैं, बट 2 का पावर 0 भी लिख करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम जो हम लोग पीछे ही बात कर लिए। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, HCF can be found using two method, prime factorization and Euclid's division algorithm। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी हम लोग देख लिए पीछे, और यूक्लिड डिवीजन वाला भी देख लिए। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले। तो बस चैप्टर आज का जो हो गया मेन पॉइंट वो हो गया खत्म। यदि आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और यदि हाँ कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।